खबर जंक्शन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। और इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। आप लोगों के मन में अक्सर ये बात आता होगा जब आप फ्लाई करते होंगे एयरप्लेन से, तो कहीं भी आते जाते हैं तो अक्सर दिमाग में एक प्रश्न ज़रूर उठता होगा कि हवाई जहाज़ इतना भारी होते हुए भी आसमान में उड़ कैसे सकता है, कैसे उड़ता है। हालांकि ये उत्तर बड़ा बड़ा ज़रूर है, लेकिन इसका समझना बहुत ही सरल है। अतः इसलिए आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। तो आपको बता दूं, किसी भी जहाज़ पर अक्सर हमेशा 4 बल लगते हैं। ये चारों बल चारों दिशाओं में लगते हैं तथा इन्हीं बलों के संतुलन से ही जहाज़ जो है एयरप्लेन वो उड़ता है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ऊपर से लेफ्ट और वेट और थ्रस्ट और ड्रैग करके दिया हुआ। तो जहाज़ के कार्य जो है वो उड़ने की जो प्रक्रिया है वो है जहाज़ में लगे जेट इंजन या फिर प्रोपेलर पंखी इंजन जो है मतलब जलाकर अत्यधिक तीव्र गति से घूमते हैं और हवा को पीछे की तरफ फेंकते हैं, जिसके फलस्वरूप जहाज़ को आगे बढ़ने का बल मिलता है। यानी कि यहाँ पर न्यूटन का तीसरा सिद्धांत लागू होता है। तो इस बल को थ्रस्ट बल कहते हैं और इसी बल के कारण जहाज़ जो है ज़मीन पर या फिर आकाश में आगे बढ़ता है। जब जहाज़ अपने सतत क्रूजिज गति पर पहुंच जाता है, तब यह बल जो है हवा द्वारा उत्पन्न हुए घर्षण और कर्षण बल द्वारा, यानी जिसको ड्रैग बल कहते हैं, जो कि जहाज़ की गति के विरुद्ध होते हुए के बराबर होता है। तो इस तरीके से जो है हमारा जो एयरप्लेन है वो सबसे मुख्य अंग है उसके 2 पंख। यह पंख ही जो है एरोप्लेन को उड़ने के हेतु मतलब उठाव बल जो कहते हैं, जिसको लिफ्ट प्रदान करते हैं, और इन्हीं पंखों द्वारा ही उत्पन्न लिफ्ट जो है एरोप्लेन को उड़ाता है, फिर वह हवा में टिकाए रखता है। तो देखते हैं ना, एक सीमा तक जब ऊपर उड़ जाता है तब फिर वो हमेशा एक गति से चलता जाता है, आगे बढ़ता जाता है। तो पंखों द्वारा उत्पन्न होने वाले लिफ्ट बल की क्रियाविधि पर कुछ अंतर्द्वंद है। तो कुछ लोगों द्वारा जो है इसे बर्नौली का सिद्धांत भी बताते हैं, चूँकि पंखों की संरचना ऐसी होती है कि उसके ऊपर से गुजरने वाली हवा जो है नीचे के मुकाबले तेज़ होती है और अंततः पंखों के ऊपर का जो दाब रहता है वो नीचे से कम हो जाता है, जिसके फलस्वरूप जो है एक उठाव बल उत्पन्न होता है। तो इस व्याख्या को जो है बर्नौली का सिद्धांत या एरोफॉइल सिद्धांत भी कहते हैं। तो अब ये जो आप अगला चित्र में देख रहे हैं, तो लिफ्ट उत्पन्न होने की एक और व्याख्या है जिसे संवेग सिद्धांत कहते हैं। इसके अनुसार जो है एरोप्लेन के पंखे के एक कोण पर होते हैं और आने वाली हवा जो है इन पंखों से टकरा कर नीचे घूम जाती है, और संवेग के संरक्षण के सिद्धांत के कारण या न्यूटन के तीसरे सिद्धांत के कारण नीचे घूमी हुई हवा जो है वो पंखों पर ऊपर की ओर बल लगाती है, जिससे पंखों द्वारा लिफ्ट उत्पन्न होता है ना। तो इसमें आप जो देख रहे हैं, तो जिसके कारण जो है चाहे कुछ भी हो, पंखों द्वारा उत्पन्न लिफ्ट जहाज़ के वजन वाले बल के विपरीत होता है, अतः जहाज़ ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। तो जो सैद्धांतिक रूप से जहाज़ का वजन जो है मतलब एरोप्लेन का वजन कुछ भी हो सकता है और पंखों का आकार बढ़कर या प्लेन की जो गति है वो बढ़ाकर ज़रूरत के अनुसार लिफ्ट उत्पन्न किया जा सकता है। लेकिन जो है व्यवहारिक तौर पर वहीं देखें तो और पैमानों पर भी ध्यान देना ज़रूरी होता है, जैसे कि पंखों की मजबूती और एरोप्लेन की संरचना जो उसका स्ट्रक्चर होता है, और एरोप्लेन की गति को भी आवाज़ की गति से कम रखना होता है। यद्यपि कि कुछ एरोप्लेन आवाज़ की गति से तेज़ उड़ते हैं, लेकिन वे छोटे होते हैं। जो ज़्यादा स्पीड उड़ते हैं वो छोटे होते हैं और उनकी स्ट्रक्चर जो है उनका अलग प्रकार का होता है। और हेलीकॉप्टर में भी यही सिद्धांत का प्रयोग होता है, जहाँ जो है एरोप्लेन के पंखे स्थायी होते हैं, अतः प्लेन को स्वयं तेज़ रफ्तार पर चलाना पड़ता है, और उड़ने के लिए वहीं हेलीकॉप्टर के पंखे स्वयं चलते हुए घूमते हैं। अतः हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए जो है चलना नहीं पड़ता है, उसको पंखे ही उसको जो है सपोर्ट करते हैं। मतलब कि विमान के जो एरोप्लेन के जेट इंजन एवं पंखे जो है विमान को गति से रनवे पर आगे बढ़ाते हैं। परिणाम स्वरूप जो दोनों साइड में 2 बड़े पंखे होते हैं, उनकी बनावट ऐसी होती है कि
विमान की तीव्र गति से जो है पहियों पर आगे भागने पर जो है पंखों के नीचे से जो हवा पास होती है वह उठाव यानी लिफ्ट उत्पन्न करती है, जो एक निश्चित गति पर पहुंचने से विमान जो है ज़मीन से ऊपर उठकर हवा में उड़ने लगता है। अब वहीं एक प्रश्न और आपके दिमाग में उठता होगा कि एरोप्लेन का जो फ्यूल है उसके विंग्स में स्टोर क्यों किया जाता है। अक्सर जो है ये देखा जाता है। तो ईंधन को जो है पंखों में मुख्य रूप से 3 कारणों से संग्रहित किया जाता है। पहला है, ईंधन के टेक ऑफ के तुरंत बाद पंखों के लिए एक काउंटर तनाव के रूप में कार्य करता है, और जब विमान के द्रव्यमान का बड़ा तनाव उन पर कार्य करता है। और दूसरा, यह विंग जो है डायहेड्रल कोण में जो है एक बड़े बदलाव को रोकता है। और वहीं तीसरा कारण जो है वो है ईंधन का भार जो है वो विंग को कठोरता यानी हार्ड प्रदान करता है, जिससे विंग का जो स्पंदन होता है वो कम हो जाता है। तो इसलिए उसके विंग्स में इसको स्टोर किया जाता है, यानी उसके फ्यूल को जो है उसके विंग्स में स्टोर किया जाता है। अब आप जब यात्रा यानी फ़्लाइट में जब यात्रा कर रहे होते हैं तो अक्सर आप लोगों का मन करता होगा विंडो सीट मिल जाए तो अच्छा लगेगा। तो यानी विंडो सीट पर जो जब बैठते होंगे आप तो देखेंगे एक छोटा सा उसमें से एक छेद होता है। वो क्यों होता है, कभी आपने उस पर सोचा है, गौर किया है उसको? तो आपको बता दूं कि एरोप्लेन की जो खिड़कियां होती हैं उसमें बारीकी से देखो तो कुछ अजीब जगह पर आपको ये जो है होल देखने को मिल जाएंगे, जिसमें एक छोटा सा छेद होता है। और भी करीब से देखें तो आप महसूस करेंगे कि अन्य खिड़कियों के विपरीत यह एक 3 पेंस से बना होता है और छेद बीच में होते हैं। और स्लेट के अनुसार वातावरण में जो है ऊंची उड़ान भरने के बाद जो दबाव से बचने के लिए कर्की है, यानी जैसा कि एक विमान चढ़ता है, यानी जब ऊपर आसमान में चढ़ता है तब बाहर का दबाव जो है वो बड़े पैमाने पर गिरता है, लेकिन केबिन को आरामदायक दबाव में रहने के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो जो कि विमान के अंदर और बाहर दबाव में एक बड़ा अंतर छोड़ देता है। तो इसलिए बाहर की जो विंडो रहती है, विंडो में जो है अधिकांशतः दबाव पड़ता है और बीच के जो छेद में दबाव के अंतर को संतुलित करने में मदद करता है। तो इसलिए भीतर की जो विंडो होती है सिर्फ बीच की सुरक्षा के लिए ही ये बनाया जाता है। तो मेरे ख्याल से आप इसको समझ गए होंगे। तो इस छोटे विंडो अब तो अगर अभी तक ध्यान नहीं दिया तो आप दोबारा अपने कभी फ़्लाइट में यात्रा करिए तो उस पर ज़रूर गौर करिएगा। अब हवाई जहाज़ जो है एरोप्लेन हवा में कैसे रहता है। अब आसमान में तो उड़ तो गया, तो अक्सर ये दिमाग में सवाल आता है कि हेलीकॉप्टर तो अपने पंखों के घूमने की वजह से उड़ता है, पर हवाई जहाज़ कैसे उड़ता है, उसमें तो कोई पंखे दिखते नहीं हैं। तो ये हवा में जो है ऊपर और नीचे और दाएं बाएं कैसे होता रहता है। तो आपको बता दें कि आसान भाषा में समझते हैं इसे कि जो एरोप्लेन है वो इंजन की वजह से नहीं बल्कि अपने पंख के आकार की वजह से उड़ पाना संभव हो पाता है उसका। लेकिन इसके साइड पंख जो है पिछले पंख जो है विशेष तरह के एंगल से बदल सकते हैं। तो जिस तरह से प्लेन दाएं से बाएं और ऊंचे से नीचे हो पाता है, तो आप नीचे इस चित्र में आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से वह उड़ता जाता है। तो इन पंखों की एक विशेष बनावट को एरोफाइल कहते हैं, और इस एरोफाइल की विशेषता यह है कि पंख के ऊपर और नीचे से गुजरने वाली हवा को पीछे जाकर एक ही समय पर मिलने के लिए ऊपर से होकर जाने वाली हवा को नीचे से होकर जाने वाली हवा से तेज़ चलना पड़ता है, और वायु की गति से जितनी तेज़ होती है उसका दबाव जो है उतना ही कम होता है। तो पंख के ऊपर वाले भाग में वायु का दबाव नीचे वाले भाग की तुलना में कम होगा, जिससे पंख ऊपर उठने के लिए बाध्य होंगे, और वायु दाब के अंतर के द्वारा वह बल जिसके कारण वायुयान ऊपर उठने को मजबूर हो जाता है उसे उत्थापक बल कहा जाता है। तो इंजन का काम तो होता है जहाज़ को तेज़ी के साथ वायु के बीच से गुजरना, ताकि उत्थापक बल द्वारा यह ऊपर उठाया जा सके, और इसी बल को उत्पन्न करने के लिए हवा में उड़ने से पूर्व हवाई जहाज़ जो है रनवे पर तेज़ी से भगाया जाता है, और एक निश्चित रफ्तार तक आने तक उत्थापक बल का मान इतना अधिक हो जाता है कि वह जहाज़ के भार से अधिक हो जाता है और प्लेन हवा में उड़ जाता है।
तो उत्तापक बल जो है उत्पन्न करने के लिए वायु को तेज गति से हवाई जहाज़ के पंखे से गुजरनी चाहिए, जिससे प्लेन के साइड में लगे पंखे हवा को तेज़ी से पंख की तरफ फेंकते हैं और जिससे हवा में वह उड़ते हुए जहाज़ को पर्याप्त उत्तापक बल मिल सकता है। तो अतः जो है एरोप्लेन अपनी पूरी उड़ान के दौरान तेज़ गति से उड़ता रहता है और यहाँ तक कि हवाई अड्डे पर भी उतरते समय भी काफ़ी तेज़ गति से रनवे को स्पर्श करता है, जिसके लिए हवाई अड्डे पर रनवे का निर्माण किया जाता है। इसी तरीके उसी के अनुसार जो है रनवे का भी बनाया जाता है। वहीं थ्रस्ट बल के बारे में बात करें तो थ्रस्ट वह बल है जो रनवे पर एक एरोप्लेन को आगे बढ़ाता है और न्यूटन के तीसरे नियम के द्वारा प्रत्येक क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यानी विमान का इंजन पीछे की ओर ईंधन भरकर आगे का जोर उत्पन्न करता है और अगला जैसे कि विमान रनवे से नीचे गिरता है, इसके प्रत्येक पंख हवा को जो है दो धाराओं में विभाजित करते हैं। तो एक जो ऊपर और दूसरा नीचे बहता है। तो इस तरीके से पंखों को इस तरह से आकार दिया जाता है कि उनके ऊपर बहने वाली हवा अंततः नीचे की ओर झुक जाती है और फिर से न्यूटन के तीसरे नियम के कारण हवा की नीचे की गति जो है वो विमान के बराबर और विपरीत गति का कारण बनती है। तो यह लिफ्ट है। हर हवाई जहाज़ की एक विशिष्ट टेक ऑफ गति होती है। तो जिस बिंदु पर लिफ्ट गुरुत्वाकर्षण को मात देती है, यानी किसी विशेष विमान का वजन कितना है, इसके आधार पर महत्वपूर्ण गति में परिवर्तन होता है। तो इस बीच जो है विमान के इंजन को हवा के साथ खींच यानी घर्षण को दूर करने के लिए पर्याप्त जोर देने के लिए काम करना पड़ता है। अब अगली जिज्ञासा जो पैदा होती है हर इंसान के, जब आप फ्लाई करते होते हैं तो आप जब देखते हैं कि ऊपर जैसे कि विमान चल रहा है बादलों के ऊपर, तो आपको पता है समुद्र और आकाश ये दोनों इतने ऐसे हैं कि चलते जाओ अथाह हैं, आपको इनका अंत नहीं पा पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हमारे मन में एक प्रश्न ये उठता है कि हवाई जहाज़ हवा में जब उड़ता है तो वह अपना रास्ता कैसे ढूंढता है कि हमको दिल्ली जाना है, दिल्ली का रास्ता इस तरफ है, मुंबई का रास्ता उस तरफ है, चेन्नई इस तरफ है, कैलकाटा उस तरफ है, तो कैसे इस रास्ते पर जाते हैं। तो आपको याद होगा कि पुराने समय से लोग समुद्री यात्रा करते आ रहे हैं और भारत की खोज हो या अमेरिका या समुद्र के रास्ते से ही हुई थी। तो समुद्र के बीचों बीच भी तो आसमान जैसा ही हाल है। वहाँ जब कंपास नहीं था बना था तो पहले लोग ध्रुव तारे को देखकर दिशा का पता लगाकर चलते थे। आज अक्सर अपने पुराने जो बुज़ुर्ग लोग हुआ करते थे अक्सर देखो ध्रुव तारे के बारे में बताया करते हैं, बच्चों को कहानियाँ सुनाया करते हैं। तो इसलिए कभी कभी जो है अपनी नियत यात्रा से थोड़ा बहुत भटक भी जाते थे। लेकिन कंपास यानी दिशा सूचक चक्र या जिसे कहते हैं कि आने के बाद पृथ्वी के उत्तर की दिशा का निर्धारण बड़ी आसानी से हो गया। अब एक दिशा मिल गई तो बाकी दिशाएं आराम से पता चल जाती हैं। तो दिशा निर्धारण का काम भी पृथ्वी की चुंबकीय दिशा ही करती है। वैसे आजकल तो जीपीएस के प्रयोग से विमान ही क्या, ओला उबर की गाड़ियाँ भी चलने लगी हैं, कारें आ गई हैं, आपको विदाउट ड्राइवरलेस कारें चल गई हैं। तो विमानों में जो है आजकल डिजिटल तमाम यंत्र होते हैं जिनमें से एक यंत्र है जिसे हॉरिजॉन्टल सिचुएशन इंडिकेटर कहते हैं, यानी HSI कहते हैं। जैसा कि इस तस्वीर में आप देख रहे हैं तो आप जानते होंगे कि पृथ्वी के हर स्थान की स्थिति अक्षांश और देशांतर से प्रतिपादित की जा सकती है। तो अतः यानी विश्व के सारे एयरपोर्ट के निर्देशांक जो है विमान के कंप्यूटर में भरे रहते हैं। और पुराने विमानों में कप्तान जो होता है यानी पहले मैप लेकर चलते थे, यानी जो पायलट थे वो मैप लेकर चलते थे। तो जिस जगह जाना होता था तो उसका कोड होता है, जैसे कंप्यूटर में भर दिया जाता है वैसे अब जिस जगह से जहाँ जाना है तो उस कोड को डालने पर रास्ते की लाइन जो है HSI पर दिखाई देने लगती थी। तो अब जब विमान किसी एयरपोर्ट पर खड़ा रहता है तो उसके कंप्यूटर सिस्टम में जो है प्रस्थान और गंतव्य यानी कहाँ जाना है उसके बारे में पूरा जो है उसमें कोड उसमें डाल दिए जाने से, यानी स्टेशन भरने से जो है कोड डालने से त्रिभुज बन जाते हैं और प्रस्थान का नीचे बड़ा और गंतव्य का ऊपर छोटा। उसके बाद कंप्यूटर में गंतव्य स्थल की स्थिति यानी लोकेशन भर दी जाती थी और रुकने के बाद जो है विमान के पहले से ही नियत रास्ते होते हैं
और यह रास्ते जो है अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार बनाए जाते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि विमान एक जगह से उड़कर सीधी रेखा में जाते हुए दूसरी जगह पर पहुंच जाए। ये नियम जो है रास्ते के पहाड़, जो हवाएं, मौसम आदि तथा किसी भी देश के ऊपर से गुजरने वाले नियम आदि को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। तो तस्वीर में आप देख रहे होंगे कि नीचे एक त्रिभुज है और ऊपर एक छोटा त्रिभुज, यानी कि विमान को अपनी जगह से ऊपर वाले त्रिभुज तक पहुंचना है और टेक ऑफ करने के बाद विमान अपना रास्ता पकड़ लेता है। लेकिन किस ऊंचाई और किस रास्ते को पकड़कर इसे उड़ना है, यह बात टेक ऑफ के उस समय एयरपोर्ट का एक ट्रैफिक कंट्रोलर होता है जिसे एटीसी को कहा जाता है। तो वह बताता है कि इस रास्ते में बीच में कई एयरपोर्ट स्टेशन आते हैं और इन्हीं स्टेशन के सहारे बात करते हुए तथा निर्देश लेते हुए उसे उड़ना पड़ता है। तो किस दिशा में कितने ऊंचाई पर उड़ना है यह निर्देश रास्ते के एयरपोर्ट बताते जाते हैं, क्योंकि उनसे उनके क्षेत्र में उड़ने वाले सभी विमानों की स्थिति उन्हें पता होती है। तो जो दिशा बताई जाती है और जो ऊंचाई निर्दिष्ट की जाती है, जो पायलट होता है, पायलट को अपने कंप्यूटर में उसे भरना पड़ता है और उससे उसके HSI पर वही दिशा की लाइन दिखाई देती है और वह उसी तरफ बढ़ता जाता है। तो इन हवाई मार्गों की दिशाएं पहले से निश्चित होती हैं ताकि उड़ते उड़ते कोई विमान दूसरे देश या अपने ही देश के अनाधिकृत क्षेत्र में न प्रवेश कर जाए। तो अनाधिकृत क्षेत्र से मतलब कि जिस देश में हमारा जाना नहीं है वहाँ ना चला जाए, जैसे पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, हम कहीं उधर ना भटक जाएं जाते जाते, और अपने ही देश के कुछ सेंसिटिव एरियाज़ होते हैं उनके ऊपर ना चले जाएं। तो जैसे पाकिस्तान के ऊपर या डिफेंस एरिया में या राष्ट्रपति भवन के ऊपर आपको पता होगा कि बरमूडा त्रिकोण के ऊपर से भी कोई विमान नहीं जाता है, जबकि इससे रास्ते जो है छोटे हो सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर से जाने वाले विमान गायब हो चुके हैं। बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से मैंने एक वीडियो बनाया है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो उसको आप देख लीजिएगा। तो इसमें जो है तो रास्ते में आने वाले ऐसी कई लोकेशन वे पॉइंट कहते हैं जो कि हवाई मार्ग को एयर कॉरिडोर वे पॉइंट में रहने वाले या एटीसी को पता होता है कि उसके क्षेत्र में कितने विमान किस ऊंचाई और दिशा में जा रहे हैं। तो अतः दो विमानों में कहीं टक्कर न हो, इसलिए दिशा और ऊंचाई का निर्देश इन्हीं से एयर कंट्रोलर से ही लिया जाता है। तो कुछ लोगों के दिमाग में ये होता है ना कि हवाई जहाज़ तो ऊपर उड़ रहा है, वो कहीं से भी जा सकता है, उसके लिए कोई सड़क या रेलवे ट्रैक तो होता नहीं है कि भैया सड़क से नीचे उतर गए तो खाई में गिर जाएगी बस। तो ये इसके साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन यह फिर भी उनका एक रूट रहता है कि सामने से भी उसी रूट से प्लेन आ रहा होता है तो दोनों में टक्कर ना हो। तो इसलिए हवाई जहाज़ों को भी अपना एक रास्ता आता है और ये फिक्स रास्ता होता है कि जिसके द्वारा हवाई जहाज़ उड़ान भरते हैं, और रेडियो और रडार के द्वारा हवाई जहाज़ को रास्ता पता चलता जाता है और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो है पायलट को बताते रहते हैं कि कितनी ऊंचाई पर जहाज़ को लेकर उड़ाना है, और ऐसे में जो है एरोप्लेन अपना एक रास्ता तय कर लेता है और जो इन ट्रैफिक कंट्रोलर के रेंज में होता है। बहुत धूम्रपान करने वालों के लिए भी एक परेशानी की ओर होती है कि एरोप्लेन में वो धूम्रपान वर्जित होता है। तो आपको बता देंगे कि धूम्रपान जो है स्मोकिंग दो प्रकार की होती है। एक तो स्वयं के द्वारा की जाने वाली एक्टिव स्मोकिंग कहते हैं, जो कि दूसरों के द्वारा की जाने वाली पॉजिटिव स्मोकिंग, यानी जो दूसरों के द्वारा की जाने के वाली के समान भी नुकसान होता है, यानी आपके साथ सामने वाला भी स्मोकिंग कर रहा तो भी आपको नुकसान होगा। तो जैसे आग को जलाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो वहीं पृथ्वी पर जितना ऊपर की तरफ जाएंगे उतनी ऑक्सीजन कमी होती जाती है। तो आपको हवाई जहाज़ में खिड़की खोलने की भी इजाज़त होती नहीं है, वहाँ पे खिड़की खुलती नहीं है। तो वह बताते हैं कि जो डोमेस्टिक फ़्लाइट और इंटरनेशनल फ़्लाइट में धूम्रपान वर्जित रखा जाता है, और आपको जो ऊपर दिए का अभी जो मैंने कारण बताया उसकी वजह से कुछ जहाज़ वैसे सहूलियत देते हैं, पर उसको जांचने के लिए एयर होस्टेस या केबिन क्रू से पूछ लेना ज़रूरी होता है। वैसे इसके मुख्य दो कारण थे। आपको बता दें कि 1988 में 2 घंटे से कम की उड़ानों के लिए अमेरिका में उड़ानों पर जो है धूम्रपान प्रतिबंधित कर दिया गया था, और कुछ साल बाद इसे 6 घंटे से कम की उड़ानों के लिए भी बढ़ाया गया था। इसके तुरंत बाद जो है अधिकांशतः अन्य देशों ने इसका अनुसरण किया, तो उस पर जो 1991 में
भारत में सभी उड़ानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित हो गया था। तो इसके जो मुख्य 2 कारण थे वो थे कि धूम्रपान से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों के प्रति जागरूकता बढ़ाई गई और धूम्रपान करने वालों के लिए और धूम्रपान न करने वाले दोनों लोगों के लिए भी, उनके लिए भी तंबाकू के धुएं और सांस के जरिए अंदर लेते थे। तो जिस तरह धूम्रपान करने वालों के लिए अधिकार है, उसी तरह धूम्रपान न करने वालों के लिए भी अधिकार हैं। तो इनके स्वास्थ्य और अधिकारों का रक्षण करना भी आवश्यक था। और वहीं इससे सुरक्षा से संबंधित चिंताएं भी पैदा हुई, जिससे जलती हुई सिगरेट वगैरह से आग का कारण बनता है। इसका भी जो है कि मतलब उससे खतरा हो सकता है। तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छा रूल है जिसे सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। अब जानते हैं कि एरोप्लेन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग तथ्य के बारे में। तो जो रोचक तथ्य हैं वो हैं, वैसे तो सभी हवाई जहाज़ में के बारे में जानते हैं और कई लोगों ने इसमें सफ़र करके भी मज़े भी करके उठाए हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि हवाई जहाज़ को लेकर कई ऐसे रोचक तथ्य भी हैं जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं ऐसे कुछ तथ्यों के बारे में। तो पहला है, हवाई जहाज़ के आविष्कार का श्रेय जो है वो विल्बर और ओरविल राइट बंधुओं को जाता है। और दूसरा है, हवाई जहाज़ को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है कि इन पर आसमानी बिजली गिरने का भी असर नहीं होता है। पूरी दुनिया में हर रोज़ करीब 2 लाख हवाई जहाज़ उड़ान भरते रहते हैं। और तीसरा जो रोचक तत्व है, पूरी दुनिया में सिर्फ 5% आबादी ही अब तक हवाई जहाज़ में सफ़र कर पाई है। और चौथा है, ज़्यादातर यात्रियों को शिकायत रहती है कि प्लेन में खाना बहुत गंदा होता है, लेकिन इसमें जो है जहाज़ की कोई गलती नहीं है। दरअसल ऊंचाई पर जाकर वातावरण बदल जाता है, वहाँ मीठी चीज़ें भी कम मीठी लगती हैं और नमकीन चीज़ें कड़वी जैसे होने लगती हैं। तो ये भी चीज़ एक रोचक तथ्य है। और पांचवा है, हवाई जहाज़ में जो खाना परोसा जाता है उसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, क्योंकि ऊंचाई पर उड़ते समय दबाव के कारण हमारा टेस्ट बदल जाता है और जिसके कारण हमें इसका पता नहीं चल पाता है। और छठवां है, हवाई जहाज़ में पायलट और सह पायलट को अलग अलग तरह का खाना परोसा जाता है, क्योंकि अगर एक खाने से किसी एक पायलट की तबीयत ख़राब हो जाए तो दूसरा हवाई जहाज़ को चला सके। तो इसलिए दोनों को अलग अलग तरह का खाना परोसा जाता है। और साल में एक बार तो हर हवाई जहाज़ पर आसमानी बिजली ज़रूर गिरती है, लेकिन 1963 के बाद से जहाज़ों पर बिजली गिरने से एक भी हादसा नहीं हुआ है। तो हवाई जहाज़ में पीछे की जो बीचों बीच वाली जो सीट होती है सबसे ज़्यादा सुरक्षित मानी जाती है, यानी कि प्लेन हादसे के दौरान केवल यही सीट सबसे ज़्यादा सेफ़ मानी जाती है। सेफ़ होती है, मानी जाती है, मतलब इसलिए मानी जाती है। और कुछ हवाई जहाज़ों में जो है सीक्रेट बेडरूम भी होते हैं, जहां प्लेन के कर्मचारी आराम भी कर सकते हैं, यानी क्रू मेंबर आराम करते हैं। और कुछ लोग मानते हैं कि हर हवाई जहाज़ उड़ान के बाद जो है हवाई जहाज़ के टायर बदले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हवाई जहाज़ के टायर 38 टन वज़न तक सह लेते हैं और 170 मील प्रति घंटा की रफ्तार से ज़मीन पर भी उतर सकते हैं। तो सैकड़ों उड़ान भरने के बाद अगर टायर ख़राब भी होते हैं तो बदले जाते हैं। तो इस तरह से रात में जो है लैंडिंग के दौरान जहाज़ के अंदर की जो लाइट है वो डिम कर दी जाती है, ताकि प्लेन के उतरने के बाद यात्रियों की आंखों पर जोर ना पड़े। और प्लेन में 2 इंजन होते हैं, लेकिन प्लेन एक इंजन पर भी आराम से चल सकता है। अब वहीं अगला इंटरेस्टिंग तथ्य है, वो प्लेन के बाथरूम में जो है स्ट्रे यानी कि राख भी रखी होती है, ताकि अगर कोई सिगरेट जलाता है तो उससे बुझाई जा सके। और प्लेन में स्मोकिंग तो वैसे भी प्रतिबंधित है। वहीं एरोप्लेन की खिड़कियों के शीशे में एक बहुत छोटा सा छेद होता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया इस वीडियो में। दरअसल ये छेद जो है प्लेन में प्रेशर को बनाए रखता है। वैसे तो हवाई जहाज़ बिना पायलट के भी अपने आप उड़ता है, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कंट्रोल रूम में पायलट का होना अनिवार्य होता है। यानी कि पायलट एक बार बैठ जाता है, वो उड़ाने के बाद फिर वो अपने हाथ पे हटा ले तो प्लेन उड़ता रहता है। हर प्लेन में यात्रियों के लिए ऑक्सीजन मास्क होते हैं, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि ऑक्सीजन मास्क में केवल 15 मिनट लायक ही ऑक्सीजन होती है, यानी 15 मिनट तक के लिए ही ऑक्सीजन होती है उसमें। और अगला इंटरेस्टिंग तथ्य है कि हवाई जहाज़ का सबसे खतरनाक एक्सीडेंट जो है 1977 में हुआ था, जब 2 फुल भरे प्लेन जिसमें
जो है 600 यात्री सवार थे जो आमने सामने रनवे पर एक दूसरे से टकरा गए थे और इसमें 500 लोगों की मौत हो गई थी। और फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग तथ्य और आपको बता दें, खिड़कियां जो है सीटों के इधर उधर क्यों होती हैं। एरोप्लेन में जो खिड़कियां होती है, विंडो सीटों के इधर उधर क्यों होती हैं? तो हवाई जहाज़ में खिड़कियां केवल मनोवैज्ञानिक कारणों से मौजूद होती हैं। यदि यह यात्रियों को कम चिंताजनक महसूस करने में मदद नहीं करता है, यानी कि उड़ान या अधिक आनंद लेने के लिए, तो खिड़कियों के वजन को जो है जोड़ने का कोई कारण नहीं होगा और ना ही कोई कठोर धातु के ट्यूब में छेद करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मालवाहक हवाई जहाज़ में शायद ही कभी खिड़कियां होती हैं, जबकि जब तक कि उन्हें एक पूर्ण यात्री विमान होने से परिवर्तित नहीं किया जाता है। तो विमान के अंदर की डिज़ाइन जो है उतनी ही खिड़कियां लगाते हैं जहां से सीटें ख़त्म हो सकती हैं। और दूसरा, आपने देखा होगा कि सीटों की जो पंक्तियां हैं वो फर्श से टकराती नहीं, बल्कि आगे और पीछे चलने वाली पटरियों पर रहती हैं। तो यह ऐसा इसलिए है कि एयरलाइन अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप पंक्तियों को जोड़ा या घटा सकती हैं। तो इकोनॉमिक कंफर्ट टाइप जो सीटिंग पिच के लिए जो है नवीनतम संशोधन पंक्तियों को बीच की, तो यहाँ पर फिर से कुछ नहीं दिख पाता है कि बगल में खिड़कियाँ मौजूद हैं या नहीं है। यह पूरी तरह से आर्थिक निर्णय है। यह दो कारण बताते हैं कि आपकी सीट खिड़की के ठीक सामने क्यों नहीं होती है। और जब दिन की उड़ान हो तो खिड़कियाँ प्रायः खुली रखी जाती हैं और इसके आगे की सीटों पर हमेशा जो है, ताकि निर्बाध प्रकाश मिल सके और दोनों सीटों पर दिन का उजाला आए। और दूसरा कारण सुरक्षा से संबंधित होता है कि अगर विमान के बाहर कुछ अप्रत्याशित हो, तो कोई अप्रिय घटना होना दिखाई दे रहा हो, जैसे बाहर आग लगती दिखाई देना या किसी अन्य विमान को समीप देख रहे हो, तो जिसकी जानकारी जो है विमानकर्मी को दे सकें, क्योंकि दो सीटों के मध्य जो है खिड़की होने से बाहर के दृश्य, लगभग सभी यात्रियों को बाहर के दृश्य दिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप देखा कुछ एरोप्लेन से संबंधित इंटरेस्टिंग बातें। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? कमेंट्स में ज़रूर लिखें और लगातार आप खबरजंक्शन.com पर जुड़े रहें। धन्यवाद, नमस्कार।